नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा जीके और जीएस की कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया कंटेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सटीक तैयारी। यहाँ हमारा लक्ष्य है रटना नहीं बल्कि समझकर पढ़ना, ताकि आप हर परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सफल हो सकें। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं स्टडी टू चैंपियन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस डीप डाइव सेशन में ना हम इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की नियति ही बदल कर रख दी। एकदम सही बात है। और अगर हम स्क्रीन पर आ रहे पहले विजुअल को ध्यान से देखें तो वो जो एक चमकते हुए पारदर्शी स्तंभ पर प्राचीन चांदी का सिक्का घूम रहा है ना, वो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है। 121 ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब भारत का राजनीतिक नक्शा एक नया आकार ले रहा था। हाँ, और हमारा जो आज का मिशन है ना, वो सिर्फ राजवंशों के नाम या उनकी तारीखें रटना नहीं है। हम इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की रणनीति को समझेंगे। मतलब ये समझेंगे कि कैसे जंगलों में भटकने वाले छोटे छोटे कबीले कुछ ही सदियों में एक विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल गए, है ना? बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सत्ता का संघर्ष है, कूटनीति है और बहुत ही एडवांस सैन्य रणनीतियां हैं। तो चलिए विकास की इस यात्रा की नींव से शुरू करते हैं। तो श्रोताओं के लिए मैं बता दूं, अभी हमारी स्क्रीन की तीसरी स्लाइड पर एक बहुत ही शानदार चार्ट आ गया है। इसमें 3 चरण दिख रहे हैं, जनपद और महाजनपद। हाँ, और ये तीनों एक सुनहरी रेखा से जुड़े हुए हैं। जन का मतलब था वैदिक काल के वो कबीले जिनका मुख्य धन उनके पशु हुआ करते थे, वो एक जगह टिकते नहीं थे। अब तो जनपद का दौर आया, जहां उन्होंने खेती शुरू की और बस्तियां बसाईं। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है महाजनपद का बनना। एकदम। और इन चरणों के बीच में जो एक हरे रंग का प्रतीक चमक रहा है ना, वो एक कुल्हाड़ी है। इसे लौह क्रांति या आयरन रेवोल्यूशन कहते हैं। मैं यही सोच रही थी कि मतलब एक साधारण सी कुल्हाड़ी ने इतना बड़ा बदलाव कैसे ला दिया। अगर मैं इसे आज के हिसाब से देखूं तो क्या ये पेट्रोलियम या इंटरनेट की खोज जैसी कोई चीज थी? ये बहुत ही सटीक तुलना है। देखिए, जब आर्य गंगा घाटी की तरफ बढ़े ना, तो वहां बहुत घने और कठोर लकड़ी वाले जंगल थे। अच्छा। जिन्हें तांबे या कांसे से काटना मुश्किल रहा होगा। असंभव ही था लगभग। लेकिन जब लोहे की खोज हुई तो लोहे की तेज कुल्हाड़ियों ने उन जंगलों को साफ कर दिया और फिर लोहे के फाल वाले हलों ने खेती में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। लेकिन सिर्फ गहराई तक खेत जोतने से बड़े बड़े शहर और सेनाएं कैसे बन गई, ये लॉजिक थोड़ा समझाइए। इसके पीछे सीधा सा सिद्धांत है कृषि अधिशेष का, मतलब एग्रीकल्चरल सरप्लस। लोहे के हलों और उपजाऊ मिट्टी से खेतों में इतना अनाज पैदा होने लगा जो रोजमर्रा की जरूरत से बहुत ज्यादा था। ओह, मतलब जब एक किसान 10 लोगों का पेट भरने लायक अनाज उगाने लगा तो बाकी 9 लोगों को खेती करने की जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो 9 लोग अब लोहार, बढ़ई, व्यापारी या सैनिक बन सकते थे। इसी व्यापार ने छोटे गांवों को बड़े किले बंद शहरों में बदल दिया। ये तो बहुत ही लॉजिकल चेन बन गई। खेती बढ़ी, व्यापार बढ़ा, पैसा आया और फिर सेनाएं बन गई। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है। जी बताइए। ये सब आज से लगभग 2500 साल पहले हो रहा था, तो हमारे पास इसकी प्रामाणिक सबूत क्या है? अगर हम स्लाइड 4 और 5 को देखें तो वहां 2 सुनहरे ग्रंथ चमक रहे हैं। हाँ, ये हमारे सबसे ठोस सबूत है। एक तरफ बौद्ध ग्रंथ है जैसे अंगुतर निकाय और महावस्तु, और दूसरी तरफ जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र है। राइट हो जाता है। हाँ, वो सिर्फ राजाओं की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि जहां जहां वो घूमे वहां जो देखा उसे दर्ज कर रहे थे। अब इसी बात पर हम अपनी 7वीं स्लाइड के 3D मैप को देखते हैं। भारत के नक्शे पर 16 हरे रंग के बिंदु चमक रहे हैं। लेकिन इस नक्शे को देख के मुझे अजीब सा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, नक्शा इतना विशाल है लेकिन ये ज्यादातर बिंदु यूपी और बिहार के इलाके में, मतलब गंगा घाटी में ही सिकुड़े हुए क्यों हैं? बाकी का भारत इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। इसका कारण उस समय के ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी की सीमाओं में छिपा है।
उस जमाने में आज जैसी पक्की सड़कें या मालगाड़ियां तो थी नहीं। तो भारी सामान ले जाने के लिए नदियां ही हाईवे का काम करती होंगी। बिल्कुल, गंगा और उसकी सहायक नदियों ने नेचुरल हाईवे का काम किया, और साथ ही वहां की मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक थी। जहां आसानी से खाना मिलेगा और व्यापार के लिए पानी होगा, वहीं तो लोग बसेंगे ना। एकदम। वैसे इसमें परीक्षा के हिसाब से कुछ अपवाद भी याद रखने जरूरी हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में एक बिंदु है गांधार। हाँ, तक्षशिला वाला इलाका जो बाद में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना। और नक्शे के एकदम दक्षिण में गोदावरी नदी के पास भी एक पीला बिंदु दिख रहा है। वो अशमक है, दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद। इसकी राजधानी पोतली या पोतन थी। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, भूगोल तो हमें समझ आ गया। अब स्लाइड 6 पर चलते हैं, जो शासन के तरीके के बारे में है। यहाँ 2 अलग-अलग स्तंभ दिख रहे हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है। राजतंत्र में तो राजा का शासन होता था, जैसे मगध या कोसल में। लेकिन जो दूसरा हरा स्तंभ है ना, वो सच में हैरान करता है। मतलब 2500 साल पहले वोटिंग और सभाएं। हाँ, वज्जी और मल्ल जैसे गणसंघ थे। वहां सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि कुलों के संघ के पास थी। फैसले बाकायदा असेंबली में बहस और वोटिंग के बाद होते थे। ये तो हमारी उस आम धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है कि प्राचीन काल में सिर्फ तानाशाह राजा ही हुआ करते थे। बिल्कुल। और आपको पता है, बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक भी इन्हीं गणराज्यों से आते थे। अरे वाह, मतलब जहां वैचारिक आजादी होगी वहीं से तो ऐसे महान विचार निकलेंगे। लेकिन अगर गणतंत्र इतने अच्छे थे, तो अंत में राजतंत्र यानी मगध क्यों जीत गया? इसका सबसे बड़ा कारण था फैसले लेने की स्पीड, खासकर युद्ध के समय। अच्छा, मतलब असेंबली बुलाने में टाइम लगता होगा। एकदम सही। जब हमला होता था तो गणतंत्रों को सभा बुलानी पड़ती थी, बहस करनी पड़ती थी। इसमें बहुत समय बर्बाद होता था, जबकि राजतंत्र में राजा तुरंत सेना को आदेश दे देता था। आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हमारे आज के सेशन का कोर है। 16 राज्यों की रेस में सिर्फ मगध ही इकलौती महाशक्ति क्यों बना? इसके लिए हमें स्लाइड 8 और 9 को देखना होगा। यहाँ एक विशाल स्वर्ण मुकुट है, जिसे 4 मजबूत स्तंभों ने सहारा दिया हुआ है। और ये 4 स्तंभ हैं भौगोलिक सुरक्षा, आर्थिक ताकत, सैन्य बल और राजनीतिक महत्वाकांक्षा। बिल्कुल। मगध को प्रकृति से कुछ ऐसे गजब के फायदे मिले थे जो बाकी किसी के पास नहीं थे। अगर मैं इसे आज के हिसाब से समझाऊं ना, तो मगध एक परफेक्ट स्टार्टअप की तरह था। स्टार्टअप? वो कैसे? देखिए, बेहतरीन लोकेशन मिल गई, मतलब भौगोलिक सुरक्षा। अनलिमिटेड फंडिंग मिल गई, मतलब भारी कृषि टैक्स। और एकदम नई टेक्नोलॉजी मिल गई, जैसे लोहे के हथियार और हाथियों वाली सेना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इनकी पहली राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, है ना? हाँ, वो पत्थरों की एक ऐसी अभेद्य दीवार थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और बाद में जब वो पाटलिपुत्र गए, स्लाइड 9 वाला 3D मॉडल, जो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर है, एक जल दुर्ग की तरह। एकदम। नदियों की चौड़ाई ही खाई का काम करती थी। इससे मगध के राजाओं को एक मनोवैज्ञानिक आजादी मिली कि राजधानी तो सेफ है, तो पूरी सेना लेकर बेझिझक दूसरों पर हमला करने निकल जाओ। और सैन्य ताकत में हाथियों का इस्तेमाल भी तो उन्होंने ही पहली बार बड़े पैमाने पर किया था। बिल्कुल। लेकिन बेहतरीन भूगोल और हथियार भी बिना अच्छे नेतृत्व के बेकार है। यहीं से सत्ता हथियाने का असली और खूनी खेल शुरू होता है। स्लाइड 10 पर इसी का जिक्र है। हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार। और यहाँ विजुअल में 2 हाथ मिलते हुए दिख रहे हैं, जो वैवाहिक संबंधों की कूटनीति को दिखाते हैं। बिंबिसार बहुत ही प्रैक्टिकल राजा था। उसने कोसल और लिच्छवी जैसे राज्यों में शादियां की, युद्ध लड़ने के बजाय रिश्ते बनाकर अपनी सीमाएं सुरक्षित कर लीं और दहेज में काशी ले लिया। लेकिन उसका जो बेटा था अजातशत्रु, जिसे कुनिक भी कहते हैं, वो तो एकदम उल्टा निकला। उसने गद्दी के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। हाँ, अजातशत्रु बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने समझ लिया था कि मगध को सुपर पावर बनाने के लिए कूटनीति नहीं, आक्रामकता चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। हमने अभी बात की थी कि वज्जी संघ 8 कुलों का एक बहुत मजबूत गणतंत्र था। अजातशत्रु अकेला उन्हें कैसे हरा पाया? ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी। अजातशत्रु भी जानता था कि सीधी लड़ाई में वो नहीं जीत सकता,
इसलिए उसने अपने सबसे चतुर मंत्री वत्सकार को भेजा। ओहो, मतलब अंदर से तोड़ने के लिए। बिल्कुल। वत्सकार ने सालों तक वहां रहकर अलग अलग कुलों में फूट डाली। जब उनकी एकता टूट गई तब अजातशत्रु ने अपने नए अत्याधुनिक हथियारों के साथ सीधा प्रहार किया। और वो हथियार कितने भयानक थे ये हम स्लाइड 14 में देख सकते हैं। शीशे के आवरण में 2 मॉडल रखे, महाशिलाकंटक और रथ मूसल। हाँ, ये उस समय के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। महाशिलाकंटक एक विशाल गुलेल या कैटापुल्ट था जो दूर से बड़े बड़े पत्थर फेंकता था। और रथ मूसल तो एकदम रोंगटे खड़े करने वाला है। एक ऐसा रथ जिसमें गदा और ब्लेड लगे हैं जो सेना के बीच घुसकर ऑटोमेटिक तबाही मचा दे। बिल्कुल। इन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम बाहुबली जैसी किसी सिनेमाई फिल्म के हथियारों की बात कर रहे हैं। हाँ, सुनने में कल्पना लगता है, लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं। इसी सैन्य नवाचार की वजह से वज्जी संहार गया। लेकिन अजातशत्रु ने जो पिता को मारने का ट्रेंड शुरू किया वो उसी के वंश पर भारी पड़ गया, राइट? एकदम। जनता उनसे इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने हर एक वंश को हटाकर एक मंत्री शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया। स्लाइड 11 पर जो टूटती हुई ढाल दिख रही है वो उसी शिशुनाग वंश के समय अवंती साम्राज्य के पतन का प्रतीक है। अवंती जो मगध का सबसे पुराना दुश्मन था। शिशुनाग ने अवंती को हराकर मालवा को मगध में मिला लिया और इसी वंश में एक राजा हुए कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहते हैं ना। हाँ। उन्होंने राजधानी को परमानेंटली पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। हाँ, इसका मतलब था कि मगध अब सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वो पूरे उत्तर भारत पर नजर रखना चाहता था। और इसके बाद एंट्री होती है उस वंश की जिसने सही मायने में मगध को एक साम्राज्य बनाया, नंद वंश। स्लाइड 13 पर महापद्मानंद का नाम है जिन्हें एक राट कहा गया। और द्वितीय परशुराम भी, कलिंग विजय भी इन्हीं के नाम है। इनकी ताकत का अंदाजा आप अगली स्लाइड से लगा सकते हैं। स्लाइड 15, जहां एक विशाल सुनहरा हाथी सिक्कों के एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। हाँ, इनकी सेना के आंकड़े तो सच में डराने वाले हैं। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 हाथी। और ये वही समय था जब दुनिया जीतने निकला सिकंदर भारत के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से साफ इनकार कर दिया। मतलब सिकंदर जिसने फारस जैसे बड़े साम्राज्य को हरा दिया, उसकी सेना मगध के नाम से ही डर गई। डरना स्वाभाविक था। यूनानी घोड़ों से लड़ना जानते थे, लेकिन 3,000 बख्तरबंद हाथियों का सामना करने की बात सुनकर ही उनके हौसले पस्त हो गए। हाथियों को तो उस वक्त का चलता फिरता टैंक ही मान लीजिए। बिना लड़े ही सिकंदर की सेना का मनोवैज्ञानिक रूप से हार जाना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन नंद वंश के पास सब कुछ होते हुए भी उनका आखिरी शासक घनानंद जनता में बहुत अलोकप्रिय हो गया, क्योंकि उसने अपनी विलासिता और इतनी बड़ी सेना के लिए जनता पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए थे। वो सिक्कों का पहाड़ दरअसल जनता का खून पसीना ही तो था। और इतिहास गवाह है कि जब शासक अपनी ही प्रजा का शोषक बन जाए तो एक वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्यता पैदा होती है। और इसी असंतोष ने आचार्य चाणक्य को वो मौका दिया कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर सके। एकदम सही। और इसी के साथ हम अपने आज के सफर के अंतिम चरण पर आते हैं। हमारी आखिरी स्लाइड्स 16 और 17 पर अब अखंड भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। पाटलिपुत्र से सत्ता की सुनहरी किरणें पूरे भारत में फैल रही हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के वो 16 बिखरे हुए कबीले 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते एक शक्तिशाली मगध साम्राज्य बन चुके थे। मतलब राजगृह की पहाड़ियां, पाटलिपुत्र का जल दुर्ग, लोहे की तकनीक और हाथियों की शक्ति, इन सब ने मिलकर वो मजबूत मंच तैयार किया जिस पर मौर्य साम्राज्य ने अखंड भारत की इमारत खड़ी की। ये पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है। जी। सही रणनीति, संसाधन और भूगोल का अगर सही इस्तेमाल हो तो कोई भी छोटा राज्य महाशक्ति बन सकता है। बहुत ही कमाल का विश्लेषण। और इसी चर्चा के साथ हम आज के इस डीप डाइव के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल का मोटो याद रखें, रटना नहीं, समझकर पढ़ें और चैंपियन बने। बिल्कुल। लेकिन सेशन खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के दिमाग में एक गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर घनानंद एक क्रूर और लालची शासक न होकर एक बहुत अच्छा राजा होता। दिलचस्प पॉइंट है। तो क्या आचार्य चाणक्य को कभी चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने की जरूरत पड़ती? क्या कभी मौर्य साम्राज्य बन पाता? शायद कभी नहीं। सही कहा। कभी कभी इतिहास में सबसे खराब शासक ही
अनजाने में सबसे महान बदलावों की नींव रख देते हैं। इस विचार पर गौर कीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे इतिहास की एक नई परत खोलने के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टडी टू चैंपियन के साथ। धन्यवाद।